नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम अनुवांशिकी चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछले कई एग्जामों में बार-बार पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन के आंसर के अलावा इसके डिटेल्स को भी देखेंगे, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में आप भी इस क्वेश्चन का आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुवांशिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विविधताओं और वंशागति का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। जेनेटिक्स या अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें माता पिता के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण यानी वंशागति तथा एक ही माता पिता के संतानों के बीच पाए जाने वाले अंतरों यानी विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। तो अनुवांशिकी के अंतर्गत माता पिता के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण तथा एक ही माता पिता के संतानों के बीच पाए जाने वाले अंतरों यानी विविधताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 45। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या एक कम हो जाती है यानी 45 हो जाती है। चलिए इसका आप डिटेल्स देख लेते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो केवल महिलाओं में होता है। इसमें एक एक्स लिंक गुणसूत्र कम हो जाती है जिससे इनका कैरियोटाइप 45X0 हो जाता है और ऐसी महिलाएं अल्प विकसित और बांझ होती है। तो समझ गए कि टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में होती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव की अनुवांशिक संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीनोटाइप। किसी भी जीव की अनुवांशिक संरचना को जीनोटाइप कहा जाता है। चलिए अब इसे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो किसी भी जीव के भीतर मौजूद जीनों के कुल विन्यास या आंतरिक अनुवांशिक बनावट को जीनोटाइप कहते हैं। यह बाहर से दिखाई नहीं देता है, जबकि बाहरी लक्षणों को फिनोटाइप कहा जाता है। तो जीनोटाइप का मतलब समझ गए कि जीव के आंतरिक अनुवांशिक संरचना को जीनोटाइप कहते हैं, जबकि बाहरी लक्षण होते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु में एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायमीन के साथ। डीएनए अणु में एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ जुड़ता है। तो चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना में 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। चारगाफ के नियम के अनुसार एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ता है। तो याद रखिएगा कि एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का आनुवंशिक रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोसोमल अप्रभावी रोग। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है। आइए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है। इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में उत्परिवर्तन के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का आकार वो हंसिए जैसा हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में एबीओ रक्त समूह किसका एक उत्तम उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहप्रभाविता एवं बहुएलीलता का। चलिए इसे डिटेल्स में देख लेते हैं। मानव रक्त समूह 3 एलील IA, IB और I के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे बहुएलीलता कहते हैं। इसके अलावा IA और IB एलील एक साथ होने पर दोनों अपना प्रभाव दिखाते हैं और AB रक्त समूह का निर्माण करते हैं, जो सहप्रभाविता का उदाहरण है। तो समझ गए कि मानव का एबीओ रक्त समूह सहप्रभाविता एवं बहुएलीलता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सटन और बोवेरी ने। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। वर्ष 1902 में वाल्टर सटन और थियोडर बोवेरी ने स्वतंत्र रूप से गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि गुणसूत्रों का व्यवहार ठीक वैसा ही है जैसा कि मेंडल के कारकों यानी जीन का होता है और अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्र ही अलग होते हैं। तो ये था सटन और बोवेरी का गुणसूत्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के क्षेत्र में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी कि फल मक्खी पर महत्वपूर्ण प्रयोग किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, TH मॉर्गन ने। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला पर प्रयोग करके सहलग्नता यानी लिंकेज और पुनर्संयोजन यानी कॉम्बिनेशन की खोज की थी।
अनुवांशिकी के विकास में उनके योगदान के कारण टी.एच. मॉर्गन को प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा कि प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो टी.एच. मॉर्गन को प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं, उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो ह्यूगो डी ब्रिज ने इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर काम करते हुए उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया कि नई प्रजातियों की उत्पत्ति क्रमिक विकास से नहीं बल्कि अचानक होने वाले बड़े आनुवंशिक परिवर्तनों यानी उत्परिवर्तन के कारण होती है। तो यह था ह्यूगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत। 10वां प्रश्न है, यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य महिला से होती है तो उनकी संतानों में वर्णांधता की स्थिति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी पुत्र समान होंगे लेकिन पुत्रियां जो है वो इसका वाहक होगी। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। वर्णांधता एक एक्स संलग्न अप्रभावी बीमारी है। पिता अपना एक्स गुणसूत्र केवल अपनी पुत्रियों को देता है। क्योंकि मां सामान्य है इसलिए पुत्रियों को एक सामान्य एक्स और पिता से एक प्रभावित एक्स मिलेगा, जिससे वे केवल वाहक बनेंगी, बीमार नहीं। और पुत्रों को पिता से वाई गुणसूत्र मिलता है इसलिए वे पूरी तरह सामान्य होंगे, क्योंकि वर्णांधता जो है एक्स संलग्न अप्रभावी बीमारी है, यह वाई से प्रभावित नहीं होगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्यूरिन बेस है जो डीएनए में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुआनिन। गुआनिन एक प्यूरिन बेस है जो डीएनए में पाया जाता है। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड में दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और गुआनिन आते हैं, जबकि थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल पायरिमिडीन के अंतर्गत आते हैं। तो समझ गए कि प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और गुआनिन आते हैं, जबकि पायरिमिडीन के अंतर्गत थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के एक संकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात यानी कि फिनोटाइप रेशियो क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3:1। मेंडल के एक संकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 था। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में बाहरी रूप से दिखने वाले पौधों का अनुपात 3 लंबे और 1 बौना था, यानी कि 3:1। इसका जीनोटाइप अनुपात था 1:2:1, यानी कि 1 कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी और 1 स्मॉल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति का लिंग गुणसूत्र विन्यास क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, XXY। चलिए इसे डिटेल्स में देख लेते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह विकार जो है केवल पुरुषों में होता है, जिसमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाता है। इससे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ऐसे पुरुषों में शरीर का ढांचा स्त्रियों जैसा होने लगता है और वे बांझ होते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो केवल पुरुषों में होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के स्वतंत्र अपविभजन के नियम को किस क्रॉस के द्वारा समझा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विसंकर क्रॉस के द्वारा। चलिए इसे डिटेल्स में देख लेते हैं। स्वतंत्र अपविभजन का नियम यह बताता है कि दो अलग अलग लक्षणों के एलील युग्मक बनते समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। इसे समझने के लिए मेंडल ने दो लक्षणों जैसे कि बीज का रंग और आकार को एक साथ लेकर द्विसंकर क्रॉस कराया था। तो स्वतंत्र अपविभजन के नियम को द्विसंकर क्रॉस के द्वारा समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युग्म विकल्पी या एलील। तो किसी जीन के वैकल्पिक रूप को युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं कि एक ही जीन के 2 या 2 से अधिक वैकल्पिक रूपों को एलील कहा जाता है, जो गुणसूत्र पर एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। जैसे मटर के पौधे की लंबाई के जीन जो है 2 रूप या एलील यानी कि कैपिटल टी लंबा और स्मॉल टी बौना के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन।
डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। डीएनए से पूरक मैसेंजर आरएनए के निर्माण की जैविक प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसके विपरीत आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को स्थानांतरण या ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जबकि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन या स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र डीएनए और क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन के जटिल मिश्रण से बने होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को आपस में कसकर बांधने और क्रोमेटिन संरचना बनाने में मदद करता है। तो याद रखिएगा कि गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराबिलिसिस जलापा के लाल और सफेद फूलों के बीच क्रॉस कराने पर गुलाबी फूल प्राप्त होना किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपूर्ण प्रभाविता का। चलिए इसे डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता में कोई भी एलील पूरी तरह प्रभावी नहीं होता है, जिससे दोनों जनकों के बीच का एक मिश्रित लक्षण प्रकट होता है। लाल और सफेद फूल के क्रॉस से F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग का फूल मिलना इसका सबसे सटीक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जोड़ा या 44 गुणसूत्र। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो मानव शरीर की कोशिकाओं में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से प्रथम 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। और 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो 22 जोड़ा जो होता है ऑटोसोम होता है और 23वां जोड़ा होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो याद रखेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक मिशर ने। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। वर्ष 1869 में स्विस जीव विज्ञानी फ्रेडरिक मिशर ने मवाद कोशिकाओं के केंद्रक से एक नए रासायनिक पदार्थ की खोज की थी, जिसे उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था। बाद में इसे ही न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी 1869 में। तो आज के वीडियो हमने अनुवांशिकी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पा रहे थे उन सभी को देखा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।